तो इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है भोजन, पोषण, पोषक तत्व और आहार की डेफिनेशन। कि भोजन क्या है, जो हम फूड लेते हैं क्या है, उसे पोषण जो हमें मिलता है वो क्या है, पोषक तत्व क्या है और आहार की डेफिनेशन क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले हम थोड़ा सा परिचय में देखते हैं कि मानव शरीर की प्रत्येक कोशिका हमारे द्वारा खाए गए भोजन का परिणाम है। हमारा मन और शरीर हमारे द्वारा खाए गए भोजन से बनता है और यह तब बना रहता है जब तक कि हम जीवित रहते हैं। शरीर के अंग, मांसपेशियां, रक्त, हड्डियां सभी हमारे द्वारा खाए गए भोजन से ही बनते हैं। भोजन काम के लिए ऊर्जा और सहन शक्ति देता है। यह भावनात्मक स्थिरता और सुरक्षा भी देता है। हमारा दिखना और अच्छे स्वास्थ्य और खुशी की भावना सही प्रकार के भोजन से ही हमें मिलती है। हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन की मात्रा पर ये निर्भर करता है। भोजन और पोषण के बारे में हमारे ज्ञान को बढ़ाने और खाने के लिए सही भोजन चुनने में यह ज्ञान को लागू करने के तरीके खोजने के लिए बहुत सारे शोध किए जा रहे हैं और हर दिन नए निष्कर्ष प्रकाशित किए जाते हैं ताकि हमारा शरीर अच्छी तरीके से पोषित हो सके और स्वस्थ रह सके। भोजन, पोषण, पोषक तत्व और आहार की परिभाषा भोजन ही हमारे जीवन का आधार है। इसमें विभिन्न पोषक तत्व होते हैं जिनकी शरीर को जीवित रहने और निर्वाह करने की आवश्यकता होती है। हम जो खाना खाते हैं वह पच जाता है और पोषक तत्वों में बदल जाता है। ये पोषक तत्व अवशोषित होते हैं और शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाए जाते हैं और दिन प्रतिदिन के कामकाज के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। अंत में उन्हें आगे के चयापचय द्वारा निपटाया जाता है और अंतिम उत्पादों में बदल दिया जाता है। स्वस्थ रहने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। इस प्रकार हम भोजन को किसी भी ठोस या तरल के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, जिसे खाने पर निम्नलिखित में से कोई भी आपूर्ति हो सकती है। वह सामग्री जिससे शरीर गति, ऊष्मा और अन्य प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करता है। ऊर्जा के उत्पादन या विकास और मरम्मत की प्रक्रियाओं को विनियमित करने के लिए आवश्यक पदार्थ। तो देखिए, अभी हम इसी को यहाँ पे समझते हैं। तो जो भी हम खाना खाते हैं वो क्यों खाते हैं? जिससे शरीर को ऊर्जा मिल सके, जो हमारे शरीर के काम हैं वो अपने सभी काम सही तरीके से कर सके। ठीक है, तो इस यानी कि इसके बारे में जो भोजन है उससे हमें क्या मिलता है? हमें पोषक तत्व मिलते हैं। पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? पोषक तत्व हमारे जो है कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन्स है, मिनरल्स हैं। तो ये जितने भी पोषक तत्व हैं ये सब हमें भोजन के द्वारा ही मिलते हैं, हमारे डाइट से ही मिलते हैं। तो आपको करना क्या है? तो आजकल अलग अलग रिसर्च हो रही है जिससे कि हमें पता चलता है कि नए नए रिजल्ट्स, नए नए निष्कर्ष, नई नई चीजें हमारे सामने आती हैं कि खान पान में क्या बदलाव करना चाहिए, क्या नहीं, जिससे कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रह सके।
तो इन्हीं चीजों के बारे में अब देखिए, जो ऊर्जा है वो कहाँ बनती है। आपने खाना तो खा लिया, लेकिन ऊर्जा जो एनर्जी है वो बनती कहाँ है। एनर्जी बनती है आपके सेल्स के अंदर। जो कोशिकाएं हैं, जो सेल्स हैं आपकी, उन सेल्स के अंदर आपकी एनर्जी प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि सेल्स के अंदर एक ऑर्गेनेल होता है, जैसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। पावर हाउस क्यों कहा जाता है? क्योंकि वही एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। यानी कि जो खाना हमने खाया वो एनर्जी में कन्वर्ट ऐसे नहीं होता कि डायरेक्ट हो जाता है। तो पहले तो खाने का पचना जरूरी होता है। खाने का अब अगर डाइजेशन ही पूरा नहीं होगा तो वो पोषक तत्व, वो एनर्जी, उससे पोषक तत्व आपको नहीं मिलेंगे। पोषक तत्व नहीं मिलेंगे, एनर्जी नहीं मिलेगी। तो यानी कि जब तक कि फूड का डाइजेशन ही कंप्लीट नहीं होगा तो वो ना ही एसिमिलेट होगा, ना ही एब्जॉर्प्शन होगा, और ना ही उससे एनर्जी आपको मिल पाएगी। तो यानी कि भोजन का डाइजेस्ट होना जो सबसे पहला स्टेप है, उसका पूरा होना बहुत जरूरी है। तो वह अब यहाँ पर बताया गया है कि ऊर्जा के उत्पादन या विकास और मरम्मत की प्रक्रियाओं को विनियमित करने के लिए आवश्यक। तो हमारा खाना क्यों क्यों चाहिए, एनर्जी क्यों चाहिए, किन किन कामों के लिए? आपके जो ऊर्जा है, एनर्जी है, सभी काम, चलने फिरने, बोलने, जितना भी दिन भर की एक्टिविटी, उन सबके लिए एनर्जी चाहिए। आपकी ग्रोथ के लिए भी चाहिए, आपकी बॉडी रिपेयरिंग के लिए भी चाहिए। तो हर चीज के लिए आपको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और एनर्जी किससे मिलेगी? फूड से। तो इसलिए आपका फूड क्या आप ले रहे हैं, उस पर आपका हर चीज डिपेंड करती है। तो खाद्य पदार्थों के वे घटक जिनसे ये कार्य होते हैं पोषक तत्व कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में किसी जीवित चीजों को जीवित रखने और उसे बढ़ने में मदद करने के लिए पोषक तत्व महत्वपूर्ण होते हैं। आहार में वे खाद्य पदार्थ या खाद्य पदार्थों का मिश्रण उतनी मात्रा में शामिल होता है जो प्रतिदिन खाया जाता है। यानी कि हमारी जो डेली की रिक्वायरमेंट है उतना ही हम डेली भोजन लेते हैं जितनी की हमारी डेली खाने की जरूरत है। ठीक है, अगर आप उससे ज्यादा लेते हैं तो थोड़ी मात्रा में तो बॉडी उसको स्टोर कर लेती है, लेकिन अगर आप उससे भी ज्यादा फूड ले रहे हैं तो वो आपको फिर बीमारियां देता है। ठीक है, तो आपको भोजन कितना लेना चाहिए डेली? जितने आपकी डेली रिक्वायरमेंट है, आपकी डेली आपके शरीर की जरूरत है। तो यानी कि आपको सबसे पहले क्या समझना होगा कि आपकी जो बॉडी है उसकी नीड कितनी है खाने की, उसी के अकॉर्डिंग आपको खाना लेना होगा। तो पोषक आहार संबंधी आदतें भौगोलिक और सांस्कृतिक विशेषताओं पर निर्भर होती हैं और तदनुसार बदलती रहती हैं। आप कहाँ रहते हैं, किन कैसे वेदर, कैसे क्लाइमेट में रहते हैं, कैसा आपका लाइफ स्टाइल है, कैसे आपकी दिनचर्या है, इन सब चीजों के ऊपर आपका आहार निर्भर करता है। देखिए, कोई एक व्यक्ति है जिसको बहुत ज्यादा मेहनत का काम है तो उसका डाइट अलग होगा। अगर आपका बहुत ज्यादा मेहनत का काम नहीं है तो आपका डाइट डिफरेंट होगा। आपका मैक्सिमम टाइम सिटिंग जॉब में है तो आपका डाइट डिफरेंट होगा। तो यानी कि आप कैसे, बहुत जो लोग ठंडे क्लाइमेट में रहते हैं जहाँ टेम्परेचर ही आपका 0 डिग्री या उसके आसपास रहता है या उससे माइनस में भी चला जाता है, तो उनका डाइट अलग होगा। अगर आप
रेगिस्तान में गर्म जगह रहते हैं तो अलग होगा। अगर आप कोस्टल एरियाज में रहते हैं तो आपका खान पान अलग होगा। तो आपके बहुत सारी चीजों के ऊपर आपका खान पान निर्भर करता है, जिसके द्वारा हाँ, पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीवित चीजों को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक भोजन प्राप्त होता है। पोषण विज्ञान जीवित शरीर की वृद्धि, रख रखाव और मरम्मत की सभी प्रक्रियाओं का अध्ययन है, जो भोजन के पाचन और अवशोषण और उस भोजन के अध्ययन पर निर्भर करती हैं। यह पोषण विशेषज्ञ भोजन और स्वास्थ्य के बीच संबंधों का विशेषज्ञ होता है और एक आहार विशेषज्ञ इस बात का विशेषज्ञ होता है कि किसी व्यक्ति को किस परिस्थितियों में क्या खाना चाहिए, तो उसको किस परिस्थिति में क्या खाना चाहिए और किस तरीके का भोजन उस क्लाइमेट में उस व्यक्ति के पूरे रूटीन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, तो ये आप किन बेसिस पर डिसाइड करेंगे। तो ये सब चीजें आप डिसाइड करते हैं उस व्यक्ति को के बारे में जानकर। तो अब हम यहाँ पर आते हैं भोजन के कार्य, यानी कि अब इसके कार्य क्या हैं। आइए अब भोजन के प्रमुख कार्य से परिचित होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि भूख लगने पर ही हम खाना खाते हैं, लेकिन भोजन न केवल भूख मिटाता है बल्कि वो हमें वृद्धि और नई ताकत का एहसास भी देता है। हम खुशी, दोस्ती, प्यार और एकता व्यक्त करने के लिए भी भोजन का ही को साझा करते हैं। अधिकांश परिवार भोजन के समय बंधन में बंध जाते हैं और कंपनियों में अधिकतर बैठकें या महत्वपूर्ण चर्चाएं लंच और डिनर पर होती हैं। इस प्रकार भोजन का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। जब हम इन कार्यों को समझते हैं तो हम सराहना करते हैं कि हमारे भोजन सेवन और हमारे शारीरिक और मानसिक कल्याण को कैसे। देखिए, कोई भी खुशी का अवसर हो या कई बार ऐसा दुख का भी अगर अवसर, कोई भी ऐसा वो होता है, तो उसमें भोजन की अपनी महत्ता होती है। आप किसी से मिलने जाएं, आपके घर कोई फंक्शन हो, आपके घर कोई गेस्ट आए हो, आप का कोई सेलिब्रेशन हो, कोई पूजा हो, कोई पाठ हो, या फिर इवन किसी की मृत्यु भी होती है, तब भी भोजन तो तब भी सर्व किया जाता है। तो यानी कि आप किसी भी व्यक्ति के साथ जब कनेक्ट होते हैं सोशली, तो आप उसमें फूड हमारा बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अक्सर जैसे कि जैसे आप किसी शादी में गए हैं, फंक्शन में गए हैं, तो आप आकर वहां से आने के बाद एक बार तो उसके खाने के बारे में हर कोई डिस्कस करते ही हैं। तो कि खाना अच्छा था, ठीक था, या खाने में कोई चीज अच्छी नहीं थी। तो यानी कि खाने के ऊपर अधिकतर सभी लोग एक बार चर्चा तो जरूर करते ही हैं। यानी कि फूड के बेस पे भी आप बहुत बार ये देखते हैं कि कैसा फंक्शन था, कैसा उत्सव था। तो यानी कि भोजन हमारे या आपके घर कोई गेस्ट आ रहे हैं, आप उन्हें किस तरीके से फूड सर्व करते हैं, तो ये सारी चीजें सोशली हमारे कल्चर में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, एक दूसरे से जुड़ाव बना के रखती हैं। तो उसमें खाना बहुत महत्वपूर्ण, इसका खाने का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये तो इसके वैल्यू की बात रही कि कैसे सोशली आप अपने खाने के द्वारा कैसे सोशल आप जुड़े हुए हैं। अब शारीरिक कार्य क्या हैं खाने के, उनके बारे में जानते हैं। भोजन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य हमारे शरीर का निर्माण करना है। अगर आपका डाइट अच्छा होगा तो आपके शरीर का निर्माण भी सही तरीके से होगा। और अगर आप अच्छी डाइट नहीं लेते हैं, बैलेंस्ड डाइट नहीं लेते हैं,
तो आपके शरीर का जो निर्माण है वो भी सही तरीके से नहीं होगा। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि जैसे एक प्रेग्नेंट लेडी है, अगर वो प्रेगनेंसी के दौरान एक बैलेंस डाइट नहीं लेती है तो जो बच्चा होता है उसके अंदर भी जो है कुछ कमियां कई बार हो जाती हैं। तो यानी कि पूरी जो ग्रोथ है वो डिपेंड करती है खाने पर। तो हमने देखा है कि जन्म के समय हमारा वजन संभवतः 2.5 से 3.2 किलोग्राम के बीच में सही माना जाता है कि अगर इतने वेट के करीब बच्चा पैदा होता है तो वो सही वजन एक माना जाता है। और अब 40 और फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आप 45 टू 60 केजी के बीच में बड़े होने तक आ जाते हैं। ये तो एक स्वस्थ व्यक्ति के बारे में बताया गया है। और बढ़ते बढ़ते तो अभी तो कोई वजन की लिमिट ही नहीं है कि कितना वजन हो जाता है, यानी कि आपके खान पान के कारण, लाइफ स्टाइल के कारण वो 2.5 किलो से आप कितना वजन बढ़ा लेते हैं अपना, तो ये सब आपके डाइट पर ही डिपेंड करता है। यह वृद्धि हमारे द्वारा जन्म से लेकर वयस्क होने तक खाए गए भोजन का परिणाम होती है। ठीक है, और फिर आप उसे कम करने के लिए घूमते हैं। पहले जब बच्चा छोटा होता है तो उसका वजन बढ़ाने के लिए आप परेशान रहते हैं। जब उसका वजन बड़े होने पर, आप बड़े होने तक इतना वजन बढ़ जाता है तो हर कोई आजकल वजन कम करने के लिए परेशान रहता है। तो यानी कि कहीं ना कहीं असंतुलन बना रहता है और इसमें डाइट हमारी काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो हमारा वजन स्थिर, जब एक वयस्क के रूप में हमारा वजन स्थिर है तो दर्शाता है कि हमारा इष्टतम विकास हासिल कर लिया है। हम जो भोजन खाते हैं वह हमारे शरीर को घिसी हुई कोशिकाओं को बनाए रखने और नवीनीकृत करने और शरीर को अच्छी स्थिति में रखने में मदद करता है। दूसरा, भोजन वह ऊर्जा प्रदान करता है जिसकी हमारे शरीर को स्वैच्छिक और अस्वैच्छिक सभी गतिविधियों के लिए आवश्यकता होती है। तो जैसे कुछ गतिविधियां तो हम करते हैं, जैसे हाथ हिलाना, बोलना, तो ये चीजें हम अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं। लेकिन कुछ गतिविधियां ऐसी होती हैं जो कि बिना इच्छा के भी कंटिन्यू चल रही होती हैं, जैसे दिल का धड़कना, आंखों का झपकना, सांसों का चलना, रक्त का बहना। तो यानी कि कुछ एक्टिविटी ऐसी हैं तो सभी के लिए, चाहे कोई सी भी एक्टिविटी है, सभी के लिए आपको एनर्जी की जरूरत होती है। तो चाहे हम सोते हैं, हम जागते हैं, शरीर की सभी गतिविधियां जारी रहती हैं, जैसे सांस लेना, दिल का धड़कना, पाचन, भोजन का शोषण। तो ऐसा नहीं है कि सोते हुए ये एक्टिविटी बंद हो जाती हैं, तो ये तब भी चलती रहती हैं। हमारी ओर से किसी भी प्रयास के बिना हमें जीवित रखती हैं और अनैच्छिक गतिविधियां कहलाती हैं। तो ठीक है, मैंने अभी बताया जैसे कि हाथ पैर का हिलना, कोई काम करना, तो वो तो आप इच्छा से कर रहे हैं, वो ऐच्छिक गतिविधियां हैं। अगर मैं नहीं चाहूंगी तो मैं हाथ नहीं हिलाऊंगी, तो यहाँ पे मेरी इच्छा के अकॉर्डिंग ये मूवमेंट हो रहा है। लेकिन मेरा दिल का धड़कना, तो वो मेरी इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं है। श्वासों का चलना है, पाचन का होना है, रक्त का बहना है, आंखों का झपकना है। तो ये तो चीजें, आंखों का झपकना तो फिर भी आप एक कंट्रोल होगा, लेकिन तो इस तरीके से ये सब अनैच्छिक गतिविधियां हैं जो, लेकिन एनर्जी तो दोनों में चाहिए। ठीक है, तो इन सभी एक्टिविटीज के लिए हम क्या लेते हैं, भोजन लेते हैं। और इन सब एक्टिविटी में हमारी कितनी ऊर्जा जाती है, ये कैलोरीज में हम काउंट करते हैं कि हमारे दिन भर की रिक्वायरमेंट कितनी है। तो इन सब के, उन सब और आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है पूरे दिन की एक्टिविटी की, उसके अनुसार तो उसी के अनुसार आप अपनी डाइट को प्लान करते हैं और उसको बैलेंस्ड रखते हैं। यानी कि उसमें फिर और नेक्स्ट चीज आती है कि आपको एनर्जी भी चाहिए, आपको रिपेयरिंग भी चाहिए, आपको इम्यूनिटी भी चाहिए। तो हर चीज, हर फूड अलग अलग चीज देता है।
तो आपका खाना ऐसा होना चाहिए जिसमें ऐसा फूड भी हो जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाए, ऐसा फूड भी हो जो आपके रिपेयरिंग ग्रोथ करे, ऐसा फूड भी हो जो आपको एनर्जी दे सके। तो इसको भी हम अभी पढ़ेंगे आने वाले टाइम में, किस तरीके से जो एनर्जी गिविंग फूड हैं, जो रिपेयरिंग फूड हैं, या जो आपके इम्यूनिटी बढ़ाने वाले फूड हैं, तो उनको आप कैसे कैटेगराइज करते हैं और कैसे इन सबको बैलेंस करते हुए आप अपनी डाइट को प्लान करते हैं। तो यहाँ पर यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार की गतिविधियां करते हैं और इसे करने में हम कितना समय और ऊर्जा खर्च करते हैं। भोजन का तीसरा कार्य शरीर की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करना और उसे बीमारियों और संक्रमणों से बचाना है। तो यही मैंने भी आपको बताया। तो ऊर्जा देना, रिपेयरिंग, तो मतलब मेन आप ये लिख भी सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। तो आपका मेन जो फूड है उसका क्या काम है? आपको एनर्जी देना, आपकी ग्रोथ और रिपेयरिंग करना, एंड थर्ड है आपका इम्यूनिटी, प्रतिरोधक क्षमता को आपको बीमार होने से बचाना। ठीक है। तो रक्त इसके साथ साथ करने वाले कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं भोजन। तो जैसे रक्त संचार के लिए हृदय का धड़कना, हमारे शरीर के तापमान को बनाए रखना, स्वैच्छिक और अनैच्छिक गतिविधियों के लिए मांसपेशियों का संकुचन, पसीना, मल मूत्र आदि के रूप में शरीर के जो अपविष्ट पदार्थ है उनका बाहर निकलना। इसके अलावा भोजन के महत्वपूर्ण पोषक तत्व शरीर के विभिन्न संक्रमणों, बीमारियों, थकावटों से बचाने में हमारी मदद करते हैं। मनोवैज्ञानिक कार्य। वन सेकेंड होल्ड करेंगे। हाँ, यस। तो अभी हम यहाँ पर बात करेंगे मनोवैज्ञानिक कार्य के बारे में। तो
चलिए हम यहाँ पर शुरू करते हैं मनोवैज्ञानिक कार्य। तो मनोवैज्ञानिक रूप में भी हमारे ऊपर असर डालता है। इसके अलावा भोजन शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के अलावा कुछ भावनात्मक जरूरतों को भी पूरा करता है। इसमें सुरक्षा, प्रेम, ध्यान की भावना भी शामिल होती है। जब परिचित भोजन परोसता है, तो जिसे आरामदायक भोजन भी कहा जाता है, तो हम सुरक्षित महसूस करते हैं। देखिए, इसमें सबसे अच्छा उदाहरण जो है, जब एक मदर अपने बच्चे को फूड सर्व करती है या उसको खिलाती है, तो उसमें बहुत ज्यादा प्यार की भावना होती है। तो और उसी खाने को अगर कोई और उस बच्चे को खिलाता है, तो उसमें भावना बदल जाती है। तो यानी कि मनोवैज्ञानिक तौर पर भी खाना हमारे से बहुत जुड़ा होता है। जब हम अपनी फैमिली के लिए फूड कुक करते हैं, तो उसमें आपके इमोशंस होते हैं, आपकी फीलिंग्स होती हैं, हर चीज उसमें इन्वॉल्व होती है। ठीक है, लेकिन अगर कोई आप बाहर खाना खाने जाते हैं, तो वो जो कुक होता है खाना जिसको हम खाते हैं, तो वो भले कितना भी स्वादिष्ट हो, पर उसमें इमोशन नहीं होते है ना, उसमें वो भावनाएं नहीं होती। तो और आप कहेंगे कि इनसे क्या फर्क पड़ता है, इनसे आपकी हेल्थ पर क्या फर्क पड़ेगा? तो इमोशन हो या ना हो, इमोशन से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है आपकी हेल्थ पर। देखिए, इमोशंस के बेस पर ही हमारे हॉर्मोन्स सीक्रेट होते हैं। ठीक है, तो जो हॉर्मोन्स इम्बैलेंस आजकल बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो क्यों होते हैं कि हम भावनात्मक रूप से जब कमजोर पड़ते हैं, तब हमारे हॉर्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं। उसी तरीके से तो जब क्या होता है कि अगर आपके हॉर्मोन्स जो हैं वो गड़बड़ होंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपकी पूरी हेल्थ गड़बड़ होगी। तो उससे आपकी पूरी हेल्थ गड़बड़ होगी। तो इसमें क्या होता है, तो उससे आपके ऑर्गन्स सारे डिस्टर्ब होते हैं। तो आपकी पूरी हेल्थ के लिए क्या जरूरी है, आपका हार्मोन्स सही तरीके से काम करें। और हार्मोन्स के जरूरी है आपके भावनात्मक रूप से आप स्वस्थ रहें। और भावनात्मक रूप से स्वस्थ रहने के लिए न सिर्फ स्ट्रेस आपका कम होना चाहिए, आपका भोजन आप कैसे बनाते हैं, कैसे खाते हैं। देखिए, क्या होता है, अगर आप बहुत हड़बड़ी में खड़े होके दौड़ते भागते अगर आप खाना खा रहे हैं, तो वो भी आपके इमोशंस को डिस्टर्ब करता है। और धीरे धीरे यही चीजें अगर कंटिन्यूटी में रहती हैं, तो उससे आपके जो है वो प्रॉब्लम फिर आपको किसी न किसी बीमारी के रूप में दिखाई देती है। ठीक है, तो आप चाहे डायबिटीज, देखिए डायबिटीज क्या है, वो भी एक हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। थायराइड का इम्बैलेंस होना एक डायरेक्ट जो है हार्मोनल इम्बैलेंस है। आपका तनाव, आपका कॉन्स्टिपेशन, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस, तो यानी कि हर एक प्रॉब्लम आपके इमोशंस से जुड़ी हुई है। और इमोशंस में काफी रोल होता है आपके फूड का। तो आप कैसे खाना बना रहे हैं, किस भावना के साथ, किस फीलिंग के साथ, उस पर भोजन करने वाले की हेल्थ बहुत डिपेंड करती है। तो नेक्स्ट टाइम से आप जब भी फूड कुक करें या किसी को सर्व करें, तो आपकी भावना को स्वच्छ रखें, उसमें प्यार, उसमें सब चीज होनी चाहिए। तो ये भावनात्मक रूप से तो भोजन बहुत जरूरी। किसी को आप गुस्से से खाना सर्व कर रहे हो, किसी के लिए गुस्से में खाना बना रहे हो, तो उस भोजन का स्वाद भी अच्छा नहीं होगा और खाने वाले के हेल्थ पर भी उस फूड का नेगेटिव इफेक्ट जाता है।
तो यानी कि शारीरिक रूप से भी आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी, आपकी मनोवैज्ञानिक रूप से भी हेल्थ पर असर पड़ता है। तो इस तरीके से भोजन हर रूप में हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हाँ, तो जब हम हमारा दोपहर का भोजन किसी सहकर्मी के साथ साझा करते हैं, तो हम स्वीकृति और मित्रता व्यक्त करते हैं। यदि हम दोस्त तो सकारात्मक पहलू ऐसे अवसर आते हैं जब हम भूखे होते हैं, लेकिन पौष्टिक भोजन भी हम नहीं कर पाते क्योंकि भोजन अपरिचित होता है और हम दुखी अकेले होते हैं। तो हमें भोजन स्वीकृति के बारे में इन पहलुओं को समझने की आवश्यकता होती है, ताकि हम जब भोजन को की योजना बनाएं तो हम न केवल पोषण के बारे में सोचें बल्कि उन व्यक्तियों के बारे में भी सोचें जिनके लिए हम योजना बना रहे हैं। तो खाने को सिर्फ कई बार क्या होता है, जैसे कि आप डाइट हेल्थ के नजरिए से जब आप खाना सिर्फ अगर सोचते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं एक अधूरापन रहता है। तो जब भी आप ये डिसाइड करें कि क्या बनना चाहिए, तो उसमें हेल्थ तो आपकी प्रायोरिटी पे होना ही चाहिए कि बैलेंस डाइट बनाएं, उसमें आपका कार्बोहाइड्रेट भी हो, प्रोटीन भी हो, उसमें विटामिन मिनरल्स भी हो, सब कुछ शामिल। पर उसमें ये भी ध्यान होना चाहिए कि जिनके लिए आप वो खाना बना रहे हैं तो उनकी पसंद नापसंद क्या है, उनको क्या पसंद है। तो आपने हेल्दी फूड तो बना दिया, पर वो उनको पसंद नहीं आया, अगले व्यक्ति को खाने में टेस्ट ही नहीं आया, तो यानी कि तो उसकी हेल्थ पर उस अच्छे भोजन का भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो उसमें हेल्थ के साथ साथ उस व्यक्ति का वो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य, हम जानते हैं भोजन हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। हम विचारों के आदान प्रदान के लिए आरामदायक माहौल बनाने के लिए बैठकों और सेमिनार्स का या आगंतुकों का जलपान प्रदान, ठीक शाम को पानी चलिए। तो देखिए यहाँ पर सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम, तो कोई भी कार्यक्रम अगर आप अपने घर में कोई भी फंक्शन रखते हैं तो सबसे पहले क्या डिसाइड होता है, खाने का मेन्यू क्या होना चाहिए, खाने में क्या बनेगा क्या नहीं। तो यानी कि आप छोटा फंक्शन करें बड़ा करें, शादी का महोत्सव कुछ भी हो, तो उसमें खाने तो के ऊपर सबसे जरूरी चीज होती है। तो यानी कि खाने का रोल हर रूप में यहाँ पे समझाया गया है। तो पोषण आपको पोषण तो देता ही है, शारीरिक आपके शरीर पर अच्छा काम करता है, मनोवैज्ञानिक रूप से आपके ऊपर क्या असर डालता है, सामाजिक रूप से आपके ऊपर क्या असर डालता है, भोजन का क्या महत्व है, ठीक है। सांस्कृतिक रूप से आप देखिए जैसे कोई साउथ इंडियन है तो उनका किसी फेस्टिवल पर उनका जो खाना है वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। इसी तरीके से जो राजस्थान के लोग हैं उनका खान पान बिल्कुल अलग होगा, नॉर्थ ईस्ट के लोगों का ये तो चलो फिर भी अलग है, थोड़ी थोड़ी दूर पर ही खान पान बिल्कुल बदल जाता है। तो यानी कि सांस्कृतिक रूप से हर रूप से जो भोजन है वो बदलता भी है, और हमें अपने उस भोजन को समझना चाहिए कि वो जो चीजें हमें बताई गई हैं या जो हमारे कल्चर में है तो वो भी साइंटिफिकली हैं, तो उनको छोड़कर कोई नई चीजें शामिल करने
के लिए अगर आप नई चीजें भी शामिल करते हैं तब भी अपनी जो ट्रेडिशनल चीजें हैं उनको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उनको अगर शामिल किया गया है तो उसके पीछे रीजन होता है, कुछ कारण होता है। जैसे पहाड़ों पर लोगों को लाल मिर्च काफी खाते हैं, तीखा काफी खाते हैं। अब गुजरात में तो उधर क्या थोड़ा मीठा जरूर डालते हैं, तो इसका कारण होता है हर जगह। तो उनके खान पान में जो वो चीजें शामिल की गई हैं, अब जैसे फर्मेंटेड फूड साउथ इंडियन में काफी खाया जाता है। इस तरीके से जो जिस एरिया वाइज जो उस वहां के क्लाइमेट के अनुसार जो चीज उनके लिए सूटेबल है वही चीजें उनके लिए सही तरीके से बताई गई हैं, तो उनको वो चीजें छोड़नी नहीं चाहिए। अभी क्या होता है कि आजकल जैसे सोशल मीडिया का एक टाइम है, तो उसमें क्या होता है हम इतनी नई चीजें शामिल करते हैं, धीरे धीरे क्या हो रहा है कि हमें यही नहीं पता चल रहा है कि हमारी जो ट्रेडिशनल चीजें थी वो क्या थी। तो उन चीजों की आप अगर वैल्यू करेंगे तो ही तो आप उनको नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन कर पाएंगे। तो अगर वही उसी में अगर सब मिक्स हो जाएगा तो वो आप नेक्स्ट जनरेशन को कैसे चीजें समझा पाओगे, कैसे क्लियर उनको पास ऑन। अगर यहाँ तक वे चीजें बहुत सारी बदल भी चुकी हैं, इसीलिए इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। क्यों? क्योंकि भोजन में इतना ज्यादा बदलाव आ गया है धीरे 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 कि वो बदलाव अब हमें पता ही नहीं कि वो कहाँ से शुरू हुआ था और कितना बदलाव आ चुका है। तो अगर आप वही बदलाव को कंटिन्यूटी में आगे रखेंगे तो आगे नेक्स्ट जनरेशन को और ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। तो जो चीजें हैं एटलीस्ट उनको बेसिक या वैसा ही अगर आप नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करते हैं तो उसके लिए आपको उनकी वैल्यू समझनी होंगी। सो जितना अपने डाइट, अपने खान पान में, अपनी ट्रेडिशनल चीजों में जितना कम बदलाव आप करेंगे वो उतना ही ना आपकी हेल्थ के लिए तो अच्छा है ही, लेकिन आने वाली जनरेशन्स के लिए भी वो उतना ही अच्छा भी है और जरूरी भी है। ठीक है, अगर हम बदलाव ही करते चले जाएंगे तो वो हमारी नेक्स्ट जनरेशन को पता ही नहीं चलेगा कि चीजें क्या थी, रियल में क्या थी। तो इसलिए नई चीजें करनी चाहिए, बट उनको समझ के क्या वो हमारे बॉडी के लिए, हमारे क्लाइमेट के लिए, हमारे लिए वो सही है या नहीं है। अगर वो चीजें आपके लिए सही नहीं है उस वेदर में, उस क्लाइमेट में, आपके डेली रूटीन में, तो उसको आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो एटलीस्ट आपकी जो ट्रेडिशनल चीजें चली आ रही हैं तो उनको अपने लाइफ में उनकी वैल्यू बनाए रखें। तो हम क्योंकि हो सकता है कि वो किसी के लिए सही हो बट वो हमारे लिए सही ना हो। कोई चीज गलत नहीं होती है, लेकिन अब वो कोई भी चीज है। अब राजस्थान वाली जो खान पान है, अगर वो कोई पहाड़ का व्यक्ति उनको जीवन में अपनाएगा तो वो उसके लिए सूटेबल नहीं हो सकती। गलत कोई भी चीज नहीं है, ना ये है ना ये है, लेकिन वो अगर उस वातावरण में, उस क्लाइमेट में वो चीजें बताई गई हैं तो वो उस वहां के अनुसार ही। तो आपको अपने भोजन को समझकर ही उसको समझना होगा। सबसे पहले अपने क्लाइमेट को समझें, अपनी बॉडी को समझें, अपने भोजन को समझें, वहां पर क्या लोकल उगता है, वहां की क्या फसलें हैं। और हाँ, आजकल बच्चे ये भी नहीं जान पाते जैसे कि कौन सी फसल किस सीजन की है। जैसे कि अब हर सब्जियां हर मौसम में मिलती हैं, तो उससे प्रॉब्लम क्या आ रही अभी ठीक है, बहुत सारी चीजें आपको ये नहीं पता होगा कि कौन सा अनाज कौन से मौसम का है। ठीक है, तो आपको आने वाली जनरेशन्स को ये पता नहीं होगा कि कौन सी सब्जी किस मौसम में खाई जाती है, किस में नहीं खानी चाहिए। तो अगर अब आम पूरे साल अगर मिलने लग रहा है तो फिर तो वो पूरे साल ही खाएंगे। तो क्या पूरे साल आम खाना सही है या कोई भी फल सब्जी?
तो वो आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। तो यानी कि एक अवेयरनेस होना बहुत। मार्केट की अवेलेबिलिटी पे ना जाएं। मार्केट में तो हर कुछ हर समय अवेलेबल है, कोई भी अनाज, कोई भी फल, कोई भी सब्जी, कोई भी खाने की चीज। तो उन मार्केट में क्या मिल रहा है, कब क्या, उस पर ना जाएं। आप ये देखें मौसम क्या है, क्या फसल उस समय आती हैं, उनको पढ़ें, उनको जानें, उनको समझें कि सर्दियों के अनाज कौन से होते हैं, बरसात में कौन से अनाज होते हैं, गर्मियों के कौन से अनाज होते हैं। तो ऐसा उस मौसम के अनाज को चुने, उसी मौसम के अनुसार फलों को चुने, उन मौसम के अनुसार सब्जियों को चुने। उसके बाद फिर अपने शरीर को देखें कि आपको कैसा फूड आपके लिए सूटेबल है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने खान पान को बदलें या उसके अनुसार रखें। ठीक है, हर चीज को बाजार में देख के अगर आप ले आएंगे और उसको खाएंगे तो वो चीजें प्रॉब्लम करेंगी। ठीक है, तो अभी तो ये बेसिक चीजें ही यहाँ पे चल रही हैं। तो हम आज का ये जो पेज नंबर 3 है इसको कंप्लीट कर लेते हैं। भोजन की आदतें। भोजन का सेवन की आदतों से भोजन का सेवन भोजन की आदतों से संबंधित है, जो यह तय करने में एक शक्तिशाली है कि हम क्या खाते हैं और हम अपनी निर्धारित खान पान की आदतों के अनुसार ही खाते हैं। और सभी आदतों की तरह ही अच्छी और बुरी हो सकती हैं। खान पान की आदतों के निर्माण का समझना होगा ताकि हम अच्छे खान पान की आदतों के निर्माण की दिशा में उचित कदम उठा सकें। क्षेत्रीय और सामुदायिक विशेषताएं। भोजन की आदतें खाद्य उत्पादन और आपूर्ति से प्रभावित होती हैं, जो मैंने अभी बात आपको बताई। ठीक है, तो उदाहरण के तौर पर चावल भारत के पूर्व, पश्चिम और दक्षिण के मुख्य भोजन है, जबकि गेहूं उत्तर में लोकप्रिय है। यह क्षेत्र की कृषि पद्धतियों के कारण है। फिर हम जो भोजन खाते हैं उसकी मात्रा उस का प्रकार उस पैसे पर निर्भर करता है जो कोई खर्च कर सकता है। भोजन भौगोलिक क्षेत्र, धर्म, समुदाय और पारिवारिक मान्यताओं और प्रथाओं जो कि कई पीढ़ियों से विकसित हैं, एक परिवार के खाने और के पैटर्न पर भारी प्रभाव डालती हैं। देखिए, जो बात मैंने अभी आपको समझाई, यहाँ पर भी ये बात भी काफी हद तक डिपेंड करता है इस बात पर भी कि फाइनेंशियली कितनी क्या चीजें अफोर्ड कर सकते हैं, क्या चीजें नहीं। तो इसके ऊपर भी आपका खान पान बदल जाता है। अगर आप समर्थ हैं तो आपका खान पान थोड़ा सा बेहतर होगा। अगर आप फाइनेंशियली उतने समर्थ नहीं हैं तो खान पान थोड़ा सिंपल होगा। ठीक है, तो यानी कि आपके भौगोलिक परिस्थितियां, सामाजिक, पारिवारिक और आर्थिक, ये सभी पहलुओं के बाद आपका भोजन निर्भर करता है। ठीक है, आप किस भौगोलिक परिस्थिति में रहते हो, आपकी सामाजिक परिस्थिति क्या है, आपका जो पारिवारिक वो क्या है, उसमें खान पान कैसा है, और आपका आर्थिक स्थिति कैसी है। तो इन सब चीजों के ऊपर आपका खान पान पूरी तरीके से निर्भर करता है। तो यहाँ तक आज हमने पेज नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया है। अगर यहाँ पर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मैम, जैसा आपने बताया ना कि हमको अपने शरीर की जरूरत के हिसाब से खाना है, तो अपने वेट के हिसाब से, जैसे मेरी हाइट और मेरे वेट के हिसाब से मैं कैसे डिसाइड करूंगी कि मेरे लिए इतना होना चाहिए, मतलब कार्ब की क्वांटिटी, प्रोटीन की। अभी जो आने वाले लेक्चर्स होंगे उनमें ये चीजें भी आएंगी और उसके बेस पे ये आपको जानने को मिलेगा कि किस बेस पे ये डिसाइड किया जाता है
कि आपका बॉडी वेट, आपका जो पूरा चीजें हैं उसके अकॉर्डिंग कैसा आप डिसाइड करेंगे कि आपको कैसा भोजन लेना चाहिए। ठीक है, तो और भोजन कि सबसे पहले जो मेरा आज का जो कंक्लूजन है क्लास का वो ये है कि सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि आपका लाइफ स्टाइल कैसा है। आपका लाइफ स्टाइल सेडेंट्री है, अच्छा भाग दौड़ वाला है जिसमें शारीरिक मेहनत ज्यादा है, या मानसिक मेहनत ज्यादा है। ठीक है, आपकी कैलोरीज का कंजम्पशन यानी कि बेसिकली आपकी एनर्जी आप कितनी खर्च कर रहे हो दिन भर में, उसके ऊपर निर्भर करता है आपका पूरा खान पान। जो आप जितने भी क्लास में अभी स्टूडेंट्स हैं तो सभी के लिए चीजें सिमिलर नहीं हो सकती, तो सबको ये समझना होगा कि वो किस एरिया में रहते हैं, कैसा क्लाइमेट है, कैसी उनकी बॉडी वेट, बॉडी हाइट है ना, आपकी जो शरीर का पूरा बनावट है उसकी, और आपकी जो पूरा खर्चा है दिन भर का कैलोरीज का, तो उसके अनुसार ही आपको खाना चाहिए। तो आजकल क्या हो रहा है कि मैक्सिमम जो प्रॉब्लम्स हैं वो ओवर ईटिंग के कारण पैदा हो रही है। तो यानी कि आपकी जो जरूरत है, जो आपका दिन भर का खर्च है, आप उससे कई गुना ज्यादा डाइट ले रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि चाहे कोलेस्ट्रॉल हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे ओबेसिटी हो, जॉइंट पेन हो, तो यानी कि मैक्सिमम प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपके किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, आपकी ओवर ईटिंग के अकॉर्डिंग वो हाँ, तो वो ओवर ईटिंग। और कई बार तो हम यही सोचते हैं कि हेल्दी ये भी खा लेते हैं, ये भी खा लेते हैं। कई बार जरूरी ये नहीं होता कि आप अनहेल्दी खा रहे हैं, आप हेल्दी चीज भी खा रहे हो पर जरूरत से ज्यादा खा रहे हैं। ठीक है, तो वो हेल्दी ऑप्शन हो या अनहेल्दी वो बात की बात है, बट आपकी जरूरत कितनी है उसके अकॉर्डिंग आपको खाना चाहिए। और इसके कोई और क्वेश्चन है तो यहाँ पे ले लेते हैं। तो अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं आया है यहाँ पर। तो आज क्योंकि हमारा बिल्कुल बेसिक स्टार्टिंग थी आज हमारी, तो इसमें हमने यही जाना कि किस तरीके से मेंटल, फिजिकल, इमोशनल फूड हमसे कनेक्ट करता है। तो और जब भी आप किसी को फूड सर्व करें, किसी के लिए खाना बनाएं, तो उसमें आपकी प्यार की भावना जरूर होनी चाहिए, क्योंकि वो उसकी हेल्थ के साथ जुड़ी हुई है। खाना चाहे आपका सिंपल हो, बहुत सिंपल हो, जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा कुछ मतलब वैरायटी बनाए। आप चाहे 2 चीज बनाएं, अगर उसमें प्यार होगा, उसमें अच्छी भावनाएं होंगी, पॉजिटिविटी होगी, तो वो उस खाने में स्वाद भी होगा और उस खाने में अच्छी हेल्थ भी होगी, न्यूट्रिशन भी होगा। तो ऐसा नहीं है कि फूड हमारी इमोशंस को भी कन्वे करता है। ठीक है, तो इस चीज को समझते हुए हमें खाना बनाना चाहिए, खाना चाहिए। हम बहुत जल्दी जल्दी में खाना खाते हैं, उसमें भी हम खाने के बारे में सोचते भी नहीं है। आप न्यूज़पेपर तो आजकल खैर छोड़ ही देते हैं, तो न्यूज़पेपर तो आजकल पढ़ते भी नहीं है लोग, तो बहुत कम कर दिया है रीडिंग भी। बट टीवी, फोन, इन चीजों में ज्यादा टाइम अगर आप यूज करें खाना खाते हुए, आपके पास फोन है, कोई गैजेट है, तो उससे देखिए इमोशनली तो वो डिस्टर्ब करती ही हैं चीजें, बट साथ साथ में आपका जो पूरा एनर्जी है उस समय 2 काम में डिवाइड हो गया है। और ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको एक स्वस्थ जीवन जीना है, ना सिर्फ फिजिकली, मेंटली भी आपको अपना दिमाग हमेशा स्वस्थ रखना है,
तो इसके लिए क्या जरूरी है, एक टाइम में एक ही काम करें। तो आपको एक टाइम में एक ही काम करना चाहिए, मल्टीटास्क नहीं होने चाहिए कि आज अभी आप एक समय में ये भी कर रहे हो ये भी, तो उससे आपका जो माइंड है वो डिस्टर्ब होता है। ठीक है, तो आपको एक समय में एक ही काम पे ध्यान देना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए। तो इन चीजों को जब आप ध्यान रखेंगे तो इसके साथ आप अच्छे से अपने खाने और आपको लगेगा कि ये चीजें कोई वैल्यू नहीं करती, तो हेल्थ आपको तभी मिलती है। और देखिए, कोई भी हेल्थ जब आपकी खराब होती चली जाती है तो सबसे पहले इमोशनली आप डिस्टर्ब होते हैं, आपको खाने में टेस्ट नहीं आएगा, आपको खाने में इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। तो खाने में इंटरेस्ट टेस्ट तभी आता है जब आप इमोशनली हेल्दी होते हैं। तो आज का इतना ही हम रखेंगे, अगर लास्ट में किसी का क्वेश्चन है तो लेंगे, अदरवाइज यहाँ पे सेशन को एंड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे अभी कोई क्वेश्चन नहीं आया है, तो अब यहाँ पे हम अपने सेशन को एंड करते हैं। ओम और शांति का उच्चारण करते हुए